एक तरफ अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू कर चुका है और दूसरी तरफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत मिल रहे हैं। मार्च में खत्म हुई तिमाही के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 1.4% की गिरावट आई है। इससे पहले दिसंबर तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 6.9% की ग्रोथ से बढ़ी थी, लेकिन कोरोना की चुनौती और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ी महंगाई ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक बार फिर सुस्ती के संकेत दिए हैं। सर, ये मंदी कितनी वास्तविक है? अगर हम देखें तो एक ही क्वार्टर पहले 7% के आसपास, उसके बाद अब हम नेगेटिव जोन में आ गए, ऐसा क्यों? शुभ, इसने सबको चौंका दिया। मैं इस आंकड़े को कल देख रहा था और उसके बाद विशेषज्ञों से और बैंकर्स से बात करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि अमेरिका के बैंकर्स और विशेषज्ञों को भी इस बात का अंदाज नहीं था कि अचानक अगली तिमाही में कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति आ जाएगी, यानी अर्थव्यवस्था सिकुड़ जाएगी। आंकड़ों के भीतर जाएं तो हमें परस्पर विरोधी संकेत दिखाई देते हैं। जब जीडीपी के आंकड़े को खोलें तो उसमें दिखता है कि जो टॉप लाइन जीडीपी है अमेरिका का, जिसमें गिरावट आई, उसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो ये कि अमेरिकी सरकार जो डोल्स दे रही थी, जो लोगों के हाथ में पैसे छोड़ रही थी, जो कोविड से उबरने की कोशिश में बाजार में पूंजी की सप्लाई बढ़ाई जा रही थी, वो कम हुई और लोगों के हाथ में पैसा पहुंचना कम हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ओमिक्रॉन का असर था, जिसके कारण लोगों की कारोबार भी प्रभावित हुए और बंद रहे। तीसरी जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ है वो अमेरिका का ट्रेड डिफिसिट है, जिसमें काफ़ी तेज बढ़ोतरी हुई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटीज़ और बाकी चीज़ों की कीमतों के कारण। अगर इन तीन संकेतों को देखें तो ये तीन संकेत महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने अमेरिका के आर्थिक विकास दर को इस क्वार्टर में एकदम तोड़ दिया। लेकिन इसके पीछे के जो अंडरलाइन फैक्टर्स हैं वो किसी बड़ी या मजबूत मंदी के संकेत नहीं देते। दो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में होते हैं, एक जॉब्स और दूसरा कंजम्पशन, और ये दोनों फैक्टर इंटैक्ट है। पिछली तिमाही वाला ग्रोथ का लेवल मेंटेन किए हुए हैं, नौकरियां आ रही हैं, जो जॉबलेस क्लेम्स हैं उनमें गिरावट है, और कंज्यूमर स्पेंडिंग, उपभोक्ताओं की मांग या खपत बनी हुई है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि एक शॉर्ट टर्म 3 महीने की या 6 महीने की स्टैगफ्लेशन जैसी परिस्थिति बन रही है। स्टैगफ्लेशन यही होती है कि अर्थव्यवस्था में गिरावट आए और महंगाई सामने दिखाई दे। वो परिस्थिति अमेरिकन अर्थव्यवस्था में अचानक आ गई है 3 महीने के लिए। अगले क्वार्टर तक यह स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या ये स्थायी दौर है या ये तात्कालिक है और इसके बाद अर्थव्यवस्था वापस बढ़ोतरी की तरफ लौट आएगी। सर, क्योंकि अभी मंदी आई है, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति दिख रही है, तो क्या फेडरल रिजर्व अपना जो ब्याज दरें बढ़ाने का कार्यक्रम था जैसा था वैसे ही बढ़ाता रहेगा या आपको लगता नहीं अब एक पॉज आएगा? इस पे फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। बाजार की इस बात पर निगाह रहेगी कि फेडरल रिजर्व इस क्वार्टर के नतीजे के आधार पर, आर्थिक नतीजे के आधार पर क्या नजरिया बनाता है। हालांकि शेयर बाजारों में कल इस गिरावट के बाद, अमेरिका की जीडीपी की गिरावट के बाद बाजारों में तेजी देखी गई, और तेजी इसलिए देखी गई क्योंकि उनको उम्मीद थी कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया शायद रुकेगी और बाजार में पूंजी आएगी। लेकिन यही सबसे बड़ी दुविधा है अमेरिका के सेंट्रल बैंक के लिए। पहली चीज तो ये कि मंदी स्थायी होगी कि नहीं होगी, ये सेंट्रल बैंक हमें बताएगा, लेकिन अभी महंगाई स्थायी है और महंगाई को लेकर एक लंबा परिदृश्य अमेरिकन अर्थव्यवस्था में बना हुआ है। स्टैगफ्लेशन के दौर में ब्याज दरों को लेकर यह असमंजस हमेशा होता है कि उन्हें कैसे हैंडल किया जाए और उनको कैसे मैनेज किया जाए। मुझे लगता है कि शायद अमेरिकन फेडरल रिजर्व कम से कम एक क्वार्टर का इंतजार और करेगा, क्योंकि उसकी भी पहली लड़ाई महंगाई से है। मंदी हो सकता है तात्कालिक तौर पर आई है और अगले क्वार्टर में हमें रिकवरी दिखाई दे।